खुशामदीद वज़े उर्दू की एक और पॉडकास्ट में मैं विकी वाधवानी और अब्दुल्ला आपको स्टॉकहोम से वेलकम करते हैं। और आज जिस मौजू पर हम मौजू को ज़र बहस लाएंगे वो है सस्टेनेबल तवानाई और ऐसी एनर्जी जो कि माहौल को कम आलूदा करे। और उस पर डिस्कस करने के लिए हमने जिन गेस्ट को मदऊ किया है उनका नाम अरशद सलीम है। ये काफ़ी टाइम से जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी और जो क्लीन एनर्जी है उन पर काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वेलकम अरशद भाई। बहुत शुक्रिया विकी और अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम, बड़ी मेहरबानी टाइम निकालने के लिए अरशद भाई, थैंक यू। माय प्लेयर, बहुत शुक्रिया। तो अब हम आप अरशद भाई आप ये बताएंगे कि आप अपने थोड़ा सा मुतारफ करा लें हमें हमारे गेस्ट को कि आपका जो है इस फील्ड में कैसे आना हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी स्टार्टिंग तो कंप्यूटर साइंस से हुई है और आपकी वहाँ से हुई है, लेकिन आप इस फील्ड में कैसे आए और छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आपके बारे में। चलिए मैं कर देता हूँ। मेरा नाम अरशद है, अरशद सलीम, और मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम स्वीडन में आया था 2005 में मास्टर्स करने के लिए, और मेरा मास्टर्स था इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम्स। और फिर मैंने पीएचडी की डेनमार्क से, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क इन कोपेनहेगन, और जहाँ पे मेरी पीएचडी में स्पेशलाइजेशन थी इंटेलिजेंट कंट्रोल इन एनर्जी सिस्टम्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और तब से ही मैंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना शुरू किया, और तब से लेके अब तक मैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही काम कर रहा हूँ। सही। तो जो हम अब पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो आपके ख्याल में जो सस्टेनेबल और रिन्यूएबल जो एनर्जी तवानाई है उसको हमें उसकी तरफ हमें क्यों उसकी तरफ हमें क्यों जाना चाहिए, मुंतकिल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कंट्रीज़ हैं वो कोल गैस और इन पर यूज़ कर रहे हैं और कार्बन एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है वो तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। आपको पता है कि हमारा जो प्लैनेट है ये गर्म से गर्मतर होता जा रहा है, और इसको हमने स्टॉप करना है वन वे और द अदर। देयर इज नो वे वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस, राइट? और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करना ये सबसे आसान और डायरेक्ट तरीका है, मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। I think that is why there is no way that we have to start using renewable energy. सही। तो एक और जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे काफ़ी बंदों को सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हैं उनको नहीं पता, और ग्रीन एनर्जी हम किसको क्या कहते हैं। तो इनके थोड़ा जो तीन जो ये अल्फाज हैं और डिफरेंट जो वोकेबलरी है इनको जैसे आप डिफाइन कर सकें टर्म्स को। I think रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ये काफ़ी ओवरलैपिंग टर्मिनोलॉजीज हैं। आई डोंट थिंक कि इनकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिक्शनरी डेफिनेशन हैं कोई भी, and it is okay that we interchangeably use them, but still there are some differences. So मैं आपको explain कर देता हूँ कि मेरे ख्याल से इनमें क्या difference है। मे बी सब लोग इससे मुकम्मल इत्तेफाक ना करें। आई थिंक जो ब्रॉडर टर्म है वो सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द रिन्यूएबल एनर्जी। मेरे ख्याल से रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि जो के बेस करते हैं क्लोज टू इनफाइनाइट रिसोर्सेस, और समटाइम में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि इनफाइनाइट ऑन ह्यूमन स्केल। सो वी कैन से दैट 5 बिलियन ईयर्स इज इनफाइनाइट ऑन ह्यूमन स्केल, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल। कि सूरज की जो रोशनी है वो ऑलमोस्ट और क्लोज टू इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है ऑन ह्यूमन स्केल, वी कैन कंटिन्यू यूजिंग इट क्लोज टू फॉरएवर। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है ये इनफाइनाइट है। In the same way, wind energy is also considered renewable energy, because as long as planet exists, as long as sun exists, as long as solar system exists, our planet exists, the wind will be there. So we can continue using it. Again, this is not completely infinite. One day the sun will die, planets will die, we will all transform into a different way, but this is close to infinite. So we can say it's a renewable energy.
Then comes sustainable energy. हाँ, Sustainable energy can be or cannot be renewable energy. लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनका लीस्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट और सोसाइटीज पर. So, for example, we can say nuclear energy is not renewable, but it is sustainable, right? Because when we produce and use nuclear energy, we do not emit any CO2 emissions. So, nuclear energy has least impact on society and climate, but still the nuclear sources जो बेस करती है nuclear energy जिन sources पे बेस करती है वो infinite नहीं है और even close to infinite भी नहीं है. जो basic sources हैं they are available only at few places in the planet. The access to those sources are very difficult and one day they will disappear. So it is not renewable energy from my point of view, but it is still sustainable. So I think ये main difference है, लेकिन they are used interchangeably और I think it is okay to use them sometime interchangeably. तो इसको जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये आपने जैसे अभी हमें रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी दोनों का जैसे एक बताया कि डेफिनेशन भी बताया, उसको एक्सप्लेन किया कि क्या है, और उसको हम अगर चाहे उस एस्पेक्ट में देखें कि ये ग्रीन क्यों है, तो ये इस वजह से है कि जैसे आपने बताया कि कार्बन जो उसका फुटप्रिंट है और जो ग्रीन हाउस जो इम्पैक्ट है वो कम है इनका, जबकि हम जब वो फ्यूल यूज करते हैं जैसे कार्बन बेस्ड या जो भी हैं, तो उनसे जो है वो इमिशन होता है और वो आपके जो है वो माहौल को खराब करता है. बिल्कुल बिल्कुल. आई सही. थिंक जैसे आपने कहा कि कोल है, गैस है, डीजल है, these are all carbon based fuels and they have severe impact on climate and societies, so that's why we don't consider them green energy technologies. या एंड उसमें हम उसको हाइड्रोजन को फिर कैसे देखेंगे, जो हाइड्रोजन बेस्ड जैसे अभी आ रहा है वो रिन्यूएबल और ग्रीन दोनों के उसमें आएगा, या वो जो है ग्रीन तो हो सकता है लेकिन रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि उसकी फाइनाइट हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या होगा उसको आई हाइड्रोजन थिंक सेल्स जैसे करें? से वेरी बहुत अच्छा सवाल किया आपने. आई थिंक ये हाइड्रोजन शुड बी कंसिडर्ड सस्टेनेबल और ग्रीन ये डिपेंड करता है आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे करें, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है. अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी आप यूज कर रहे हैं तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन होगी. एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ग्रीन हाइड्रोजन. So then we can say that this is also renewable or sustainable. जैसे मेरी कंपनी में हाइड्रोजन में हाइड्रो में नॉर्थ हाइड्रो में we also produce hydrogen. अच्छा. And we use renewable energy, for example wind power or hydro power हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए. और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो हाइड्रोजन जो हमारी कंपनी प्रोड्यूस करती है वो ग्रीन हाइड्रोजन है, वो सस्टेनेबल और रिन्यूएबल है. सही सही. डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को, तो इस पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि रिन्यूएबल तवानाई के आलमी फ़रोग के पीछे सबसे बड़े अवामिल कौन से हैं? आई थिंक जो सबसे बड़ा फैक्टर तो मैंने आपको बताया वो क्लाइमेट चेंज है, राइट? बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग. इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटीज पर, पीपल पे, लोगों की सेहत पे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे वो बहुत सीरियस है. सो all countries as regions, for example Europe, Asia, and all together society as United Nations, we are trying to do something about it. So सबसे बड़ा ड्राइवर तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरा है लोकल इंडिपेंडेंस, बिकॉज जो कार्बन बेस्ड सोर्सेज हैं वो सारी दुनिया में हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है, राइट? सो कार्बन बेस्ड सोर्सेज ट्रेडिशनली दे केम मोस्टली फ्रॉम मिडल ईस्ट and more recently started coming from Russia, etc. So अगर हम कार्बन बेस्ड सोर्सेज स्टार्ट करते रहें तो डिफरेंट रीजन्स वो डिपेंड करते हैं तो कुछ दूसरे रीजन्स पे. तो लोकल इंडिपेंडेंस और क्लाइमेट चेंज आई वुड से कि ये सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं. सही. अच्छा, मैं इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा कि मेरे ख्याल में इधर तो बहुत सीरियस इन चीज़ों को ले रहे हैं, लेकिन जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो हम अंडर डेवलपिंग कंट्री से आते हैं उस रीजन में सारे में, तो उधर मेरे ख्याल में इन चीज़ों को और ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए जो कि उधर है नहीं अभी तक, क्योंकि
ये भी सुनने में आता है क्लाइमेट चेंज जो हो रही है ना, इफेक्ट करेगी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उधर बहुत वो जैसे, और अभी वो सामने वो नजर भी आ रही है। आप अगर पाकिस्तान गए होंगे तो काफी लोग, क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ज्यादा सर्दियां भी हो रही हैं, ज्यादा गर्मियां भी हो रही हैं, तो काफी प्रॉब्लम्स हैं जो उधर इस चीज को और ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आपने देखा है कि कुछ अर्सा पहले सिंध में और रीजन में जो सैलाब आए थे काफ़ी बड़े, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद क्लाइमेट चेंज। सो मुकम्मल तौर पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन वहाँ पे भी इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि रिन्यूएबल तवानाई को फरोग देने में हुकूमतों और आलमी पॉलिसियों का क्या किरदार है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। थिंक हुकूमतों का और आलमी पॉलिसियों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, और इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है, वो ये कि टू स्टार्ट विद रिन्यूएबल एनर्जीज आर ज़्यादा महंगी हैं ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से। सो to shift from traditional energy sources to renewable energy sources, we require government support through government policies, government and international policies. But over time, they become price competitive. And this is already happening in the western region. कि अब आजकल जो है renewable energy sources like solar, wind, they are coming almost close on price parity level with the traditional energy sources. लेकिन स्टार्ट में हुकूमतों ने और इंटरनेशनल पॉलिसियों ने इनको सपोर्ट करना होता है। सही। जैसे आपने इलेक्ट्रिक कार्स के केस में देखा है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स के केस में कि इन मैनी कंट्रीज शुरू के कई सालों में गवर्नमेंट जो थी वो सब्सिडी दे रही थी इलेक्ट्रिक कार्स पर, क्योंकि उस वक्त शुरू के कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी महंगी थी ट्रेडिशनल कार्स के मुकाबले में। बिल्कुल। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर बिकमिंग एट द सेम प्राइस लेवल एज ट्रेडिशनल कार्स, और हुकूमतें जो है वो सब्सिडीज आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रही हैं। अच्छा, यानी ये हम कहेंगे कि ये कॉमन होता जा रहा है, लेकिन एक वक्त के ऊपर ये आम यानी कि हो जाएगा। और हाँ जी, मेरे ख्याल में जैसे हमने आलमी इदारों का भी कहा, तो यूएन के भी हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसमें भी इस चीज़ का वाज़े तौर पे जिक्र है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ऑन ग्लोबल वार्मिंग दे आर वेरी क्लियर गोल्स फ्रॉम द यूएन कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करना है, और दे आर पॉलिसीज कैसे सपोर्ट करेंगे उनको। तो ट्रम्प के आने के बाद आप कैसे देख रहे हैं, जो कि वो चाहते, वो तो बोलता है कि इन्वायरमेंट के जो है, क्योंकि अभी जैसे ट्रम्प का इलेक्शन है और यूएस का आपको पता है कि यूएस पूरे दुनिया पर जो इम्पैक्ट डालता है, उसका इम्पैक्ट है नो डाउट के वहाँ पर जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो उसका जो है ना ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है पूरे रीजन्स पर। तो आप उसको कैसे देखते हैं? आई थिंक बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद जो ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जीज ये कुछ स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस ट्रम्प के आने की वजह से। लेकिन आई पर्सनली थिंक वी शुड सी पॉजिटिवली, लेट्स सी व्हेन द गवर्नमेंट इज फुली एस्टैब्लिश्ड और उनकी कैसी पॉलिसीज आती हैं। सो आई थिंक वक्त के साथ हमें इसको देखना है। लेकिन एक और इसमें जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे इन रिन्यूएबल एनर्जीज, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है, और जैसे आपने डिस्कस किया कि जो हमारे पास हम जाते हैं कार्बन बेस्ड जो एनर्जीज हैं जिसमें फिर कोई भी आ जाए, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं है, और पाकिस्तान इसी को फेस कर रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है ऑयल, और वो जो बिल होता है इम्पोर्ट बिल वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी पाकिस्तान के पास जो उनका जो फिजिकल जो डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर वहाँ पर हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करें ताकि ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर खुद ही प्रोड्यूस कर सकें और इस शॉर्टफॉल को जो है वो कम कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, और पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो बहुत सूटेबल है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। हमारे पास ऑलमोस्ट 12 मंथ्स ऑफ द ईयर जो सन शाइन कर रहा होता है। हमारे पास पहाड़ हैं, दरिया हैं, इसका मतलब है कि हम हाइड्रो पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं,
और हमारे पास लॉन्ग कॉस्ट लाइन है, इसका मतलब है कि हम विंड पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बिल्कुल पाकिस्तान का क्लाइमेट बहुत सूटेबल है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरी कर सकता है, बल्कि इट कैन आल्सो बिकम ए कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर पाकिस्तान। और इसमें जो जैसे हम बात कर रहे थे कि विंड की और हमने सोलर एनर्जी की तो बात की, लेकिन रिसेंटली मैं देख रहा था कि वेव एनर्जी पर भी काम हो रहा है कि वेव्स जो होती हैं जैसे ओशियंस या जो बड़े बड़े समंदर है उनसे वहाँ पर भी उन्होंने उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की है। जैसे आइलैंड में कुछ थे वहाँ पर उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो वो आपको उसके बारे में क्या है इल्म है? हाँ जी, ये भी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वेव पावर, कि वो कंट्रीज या वो कोस्ट लाइन जहाँ पे काफ़ी बड़ी वेव सारा साल रहती हैं, वहाँ पे हम वेव की मूवमेंट से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैं खुद भी एक वेव कंपनी से इन्वॉल्व रहा हूँ कुछ अर्से तक, बेस्ड इन स्टॉकहोम। आई थिंक दिस इज़ वन एडिशनल इंटरेस्टिंग सोर्स और टेक्नोलॉजी। अभी ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लेकिन कई कंपनीज हैं जिनके ऑलरेडी सीरियस पायलट्स ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं। So सही। this is one more interesting source of green technologies. Yeah. तो एक और जब हम जाते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में, और रिन्यूएबल एनर्जी में हम जब बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी का जैसे कॉन्सेप्ट है उसमें आप हमें एनर्जी पहले कहीं पर कन्वर्ट करनी है फिर उसको स्टोर करना है। तो उसमें बैटरी टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है और बैटरी टेक्नोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स उसमें? Batteries is one of the storage technologies, right? क्योंकि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ एक रिक्वायरमेंट आती है एनर्जी को स्टोर करने की, और वो इस वजह से है कि रिन्यूएबल एनर्जी is dependent on climate and geographic conditions. फॉर एग्जाम्पल कि हम सोलर एनर्जी उसी वक्त प्रोड्यूस कर सकते हैं जब when sun is shining, जब सूरज है। जब क्लाउड्स है या रात का वक्त है तो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो विंड एनर्जी है हम उसी वक्त प्रोड्यूस कर सकते हैं जब when wind is blowing. जब when wind is low we cannot produce wind energy. हाइड्रो पावर हम उसी वक्त प्रोड्यूस कर सकते हैं जब दरियाओं में पानी हो, पानी का बहाव तेज हो, राइट, और जहाँ पे पहाड़ और दरिया हो। सो इसका ये मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जीज आर गुड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन जियोग्राफिक एंड क्लाइमेट कंडीशंस। सो विच मीन्स कि हम जब सूटेबल कंडीशंस हो हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसको स्टोर करें, और जब कंडीशन सूटेबल नहीं है तब हम उनका यूज़ करें, राइट। वेरीज जो इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल वो ये होगी कि दिन के वक्त जब सूरज चमक रहा है हम काफ़ी सारी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें, इतनी ज़्यादा जितनी हमको ज़रूरत नहीं भी है, उसमें से कुछ हम इस्तेमाल करें और बाकी हम बैटरीज में स्टोर कर लें, और रात के वक्त जब सूरज चमक नहीं रहा उस वक्त हम उस एनर्जी को यूज़ करें। सो ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी स्टोरेज का और बैटरीज का इन पर्टिकुलर, कि एनर्जी स्टोरेज और बैटरीज we say that they help us move energy in time and space, right? So we produce during the day and we use during the night. So ये हमें help करती है time में move करने के लिए, और also space में, कि हमने अपने घर में produce की। For example मैंने अपने घर में, मेरे पास solar panels हैं, मैं energy produce करता हूँ and I charge my electric car इस energy से। फिर मैं उस कार को अपने साथ अपने दफ्तर जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, तो which means that I am moving that energy in space as well. So energy storage and batteries, they help us move the renewable energy in space and time. सही। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपने जो बताया कि हाँ उसके साथ हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप उसको क्या कहेंगे कि जो बैटरीज इटसेल्फ जैसे हैं टेक्नोलॉजी, क्या वो ग्रीन है? जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिथियम आयन या जो डिफरेंट टाइप्स के बैटरीज हैं, और उनके लिए क्या कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल हो अभी? बैटरीज कैन बी ग्रीन, अगर इनको सही तरीके से प्रोड्यूस किया जाए तो बैटरीज ग्रीन भी हो सकती हैं। जो बैटरीज बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, इनको आप सस्टेनेबल तरीके से सोर्स कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं,
और आप बैटरीज बना सकते हैं यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. So you can produce green batteries using sustainable ways if they are सही done in the right way. सही क्योंकि कहीं पर जैसे ये भी ठीक हुआ था कि जैसे लिथियम के जो कोर्स हैं वो किसी कंट्रीज में जहाँ पर ज्यादा है, लेकिन वहां पर जो है वो डिक्टेटरशिप या कुछ थे तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये भी न्यूज में बहुत आया था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली विच कंट्री दे वर टॉकिंग अबाउट, बट जो ये न्यूज में आया था काफी, और वहां पर वो जो है फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स को, दूसरों को भी, और फिर वो जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार्स आई उसके बाद तो ये एक इशू उसके साथ क्रिएट हुए थे. हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ऐसी कुछ कंप्लेन्स हैं. लिथियम के ज़्यादा सोर्सेज साउथ अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और कुछ चाइना और इंडोनेशिया वगैरह में भी हैं, लेकिन ज़्यादा साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है. सो बिल्कुल कुछ कंप्लेन्स रही हैं माजी में कि जो लिथियम प्रोडक्शन और ओवरऑल बैटरी प्रोडक्शन मे नॉट हैव बीन डन इन ए वेरी सस्टेनेबल वे. लेकिन मेरे ख्याल से दिस एप्लीकेबल ऑन एनीथिंग, even production of gandum, kapas, you can do in a terrible way, use child labor, etc., or you can do in a nice way, in a sustainable way with least impact on climate and people. डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं और मेरा क्वेश्चन था बर्की गाड़ियों के सिलसिले में. बर्की गाड़ियों और बैटरी से चलने वाली टेक्नोलॉजीज के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में कैसे मदद करती हैं? लेकिन जो ट्रेडिशनल कारें हैं जो कि कार्बन बेस्ड फ्यूल से चलती हैं, डीजल, बेंजीन या नेचुरल गैस, LNG etc., they all contribute to CO2 emissions, but also उन कारों में जो इंजन इस्तेमाल होता है सो कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, और इस इंटरनल कंबशन प्रोसेस के दौरान काफ़ी जो हैं वो हार्मफुल गैसेस और अदर मटेरियल्स आर रिलीज्ड. For example, carbon monoxide, nitrogen oxide, and even sulfur. जबकि इसके मुकाबले में जो बर्की गाड़ियां हैं या इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनमें उन बैटरीज को आप चार्ज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे हाइड्रो पावर से, विंड से, एटसेट्रा. जैसे मैं आपको स्वीडन की एग्जांपल देता हूँ कि स्वीडन में क्लोज टू 100% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी यूज होती है. इसमें हाइड्रो पावर, विंड पावर और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है. सो अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार स्वीडन में चला रहे हैं तो ज़्यादा इम्कान ये है कि जो उसमें जो बैटरीज जो चार्ज होती हैं वो रिन्यूएबल या सस्टेनेबल एनर्जी से चार्ज होती हैं. तो उसमें आप कार्बन बेस्ड फ्यूल्स, डीजल, बेंजीन या गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे, और उसमें क्योंकि आप इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ नहीं कर रहे तो आप ये हार्मफुल गैसेज और materials like sulfur, carbon monoxide, etc., ये भी आप इनको emit नहीं कर रहे. तो इसका ठीक, मतलब ये जबरदस्त. हुआ कि जो मेरा जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिक बेस हैं, ट्रेन्स हो सकती हैं और कुछ भी ऐसी व्हीकल्स हो सकती हैं जो कि उसके बेस हो सकती हैं, तो उसमें एनर्जी की जो सोर्स है वो भी क्लीन होनी चाहिए. आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो है आपने एनर्जी बना ली पेट्रोल से या गैस से या कोल से और देन उसको चार्ज कर दिया, देन इट्स जस्ट लूज द पर्पस. बिल्कुल 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 ऐसे ही है. सही. और सबसे बेस्ट तो एंटायर यही वो जिसे कहते हैं ना पैकेज होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप अपने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करें, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करें और उसी एनर्जी से, तवानाई से आप अपनी गाड़ी को चार्ज करें और उसको चलाएं. ये सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता भी होगा आपके लिए. सही. ठीक, जबरदस्त. डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं. आलमी तवानाई की खपत के मुस्तकबिल के लिए इसका क्या मतलब है? आलमी तवानाई की खपत जो जैसे अब हो रही है, आई थिंक उसमें दो बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया. पहला तो ये कि क्लाइमेट चेंज, अगर हम कार्बन बेस्ड सोर्सेस की बेस पे आलमी तवानाई की खपत जारी रहे तो वी कैन नॉट अचीव आवर क्लाइमेट चेंज गोल्स. तो हमें अपने क्लाइमेट चेंज के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो और आलमी तवानाई का जो मिक्स है उसमें से कार्बन बेस्ड सोर्सेज को निकालना है और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डालना है. और जो आलमी तवानाई की जो खपत है उसमें एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है.
गाड़ियाँ, ट्रेन्स और हवाई जहाज एज वेल। तो इन सब के लिए टू स्टार्ट विद रिन्यूएबल एनर्जी और उसके बाद फिर बैटरीज, दे वी बिलीव दैट दे विल प्ले ए क्रूशियल रोल। ओके। लेकिन आप इसमें क्या देखते हैं, जैसे एक जो प्रॉब्लम जो नज़र आता है इनमें, एक जैसे हम सोलर के साथ जाते हैं, तो सोलर के लिए अगरचे आपको जिस तरह की, अगरचे हम उस पर कम्प्लीटली शिफ्ट होते हैं, तो उसमें जो हमें सोलर जो उसका एरिया चाहिए होगा सोलर सेल्स लगाने के लिए, चार्ज और फिर बैटरीज को चार्ज करने के लिए, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है एकदम में। वो उसको काफ़ी जगह उस पर लगाना पड़ेगा। विंड इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसमें जो न्यूक्लियर पावर है, जिसमें उसके इश्यूज तो हैं, लेकिन उसको जो है उसको भी लाना पड़ेगा फिर हमें, न्यूक्लियर पावर को भी। ये दैट्स व्हाट आई थिंक, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा ये ख्याल है कि ये मुमकिन है कि हम एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन सारा जो हमारा ग्लोबल एनर्जी मिक्स है वो कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल विंड एंड सोलर। और कुछ ममालिक हैं दुनिया के ऐसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेनमार्क का, देयर एनर्जी मिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन विंड एंड सोलर मोस्टली, क्लोज टू 100%। लेकिन उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का भी रोल हो सकता है, बिल्कुल। और अभी जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज CO2 फ्री। there are some safety related concerns, safety and cost related concern, but I believe that we can produce safe and price competitive nuclear energy as well. So at least for medium to short term nuclear energy, even natural gas can play an important role in energy transition. कि जब तक हमारे पास सूटेबल और प्राइस कंपेटिटिव सोलर और विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तब तक नेचुरल गैस और न्यूक्लियर कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन रोल इन एनर्जी ट्रांजिशन। सही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अरशद भाई ने बताया कि वो नौश हाइड्रो में काम करते हैं, तो अब थोड़ा सा हम आपसे आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं और जो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें वो मालूम करते हैं। तो नौश हाइड्रो जो है वो सस्टेनेबल तवानाई में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है? नोर्स्क हाइड्रो जो है एक ये नॉर्वेजियन ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एल्यूमिनियम ग्रुप है। हम लोग सस्टेनेबल और ग्रीन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड क्लीन एनर्जी कंसिस्ट ऑफ हाइड्रो पावर, विंड एंड सोलर पावर। जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट प्रोडक्ट है वो तो एल्यूमिनियम है। और वी ट्राई टू टेक प्राइड दैट वी प्रोड्यूस मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम। जस्ट ट्राई टू बी नंबर 1, नॉट इवन नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल। और हम जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है वो बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। इसमें काफ़ी एनर्जी इस्तेमाल होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो एनर्जी यूज़ हो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में वो सस्टेनेबल हो, वो ग्रीन और सस्टेनेबल हो। और फिर जो दूसरा साइड ऑफ आवर कंपनी है वो एनर्जी है, जिसमें हम क्लीन हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करते हैं, हम विंड पावर प्रोड्यूस करते हैं और सोलर पावर प्रोड्यूस करते हैं। Then is a new recent area is batteries and battery materials for hydro, जिसमें कि मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल बैटरीज और बैटरी मटेरियल प्रोड्यूस किया जाए। कि हम जो बैटरीज प्रोड्यूस करें वो सस्टेनेबल हो, उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें, बट नॉट ओनली एनर्जी, बट हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो बैटरीज और बैटरी मटेरियल जो प्रोड्यूस किए जाएं इनका लीस्ट इम्पैक्ट हो क्लाइमेट पे और सोसाइटी पे और लोगों पे जहाँ पे ये प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक, आपकी कंपनी के हवाले से मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि नॉर्स्क हाइड्रो का बैटरी टेक्नोलॉजी में मुनफरिद अंदाज क्या है, अगर उसके बारे में आप बताएं। मुनफरिद अंदाज ये है कि वी आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन, बैटरी वैल्यू चेन। हम बैटरी सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, हम बैटरी सेल प्रोड्यूस करते हैं
और बैटरी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सबसे आखिर में हम बैटरीज को रिसाइकल करते हैं। सो हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हम बैटरीज जब इस्तेमाल हो जाती हैं हम उनको रिसाइकल करें, जो मटेरियल रिकवर करें इस्तेमाल शुदा बैटरी से, और जो मटेरियल हमने रिकवर किया है इस्तेमाल शुदा बैटरी से हम उनको यूज़ करके नई बैटरीज बनाएं। हाँ So सही। by doing this, then we try to produce the most sustainable batteries and battery materials in the world. हाँ सो ओके, फिर इसमें जबरदस्त। आपका इसमें ये होगा कि जैसे नौश ने लेट से के आपने किसी भी एक इंडस्ट्रियल यूनिट में जो भी है बैटरीज दी हैं, देन इट विल हैव सर्टेन लाइफ साइकिल, जो भी टाइम लिमिट होगी उसकी 10 इयर्स 5 इयर्स वट एवर, देन जो उसकी कंप्लीट हो जाती है देन यू टेक देम बैक, जो भी बैटरीज आपने उनको सप्लाई की हैं, और फिर आप उसको क्या करेंगे कि उसमें जो मटेरियल रीयूज हो सकता है आप उसको रीयूज करेंगे, ताकि वो जो है हम अभी जैसे हम थ्रो अवे कर देते हैं काफ़ी चीज़ों को, तो वो मटेरियल जो है वो रीयूज हो जाए, जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसको हम थ्रो अवे कर देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो और जैसे अभी आपने पहले भी सवाल किया था कि इसमें पॉलिसीज का क्या किरदार है, हाँ, तो अब जो है there are very clear policies, for example from European Commission, कि जो बैटरीज जब इस्तेमाल हो जाएंगी उनको जस्ट थ्रो नहीं किया जा सकता, उनको फेंका नहीं जा सकता। सही। जो बैटरीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी बाय लॉ कि बैटरीज को इन रिस्पॉन्सिबल वे रिसाइकल किया जाए। एंड वी सही। एज Moxidraw वी विल हैव आवर रोल इन दिस, कि भी हम उनको एक सस्टेनेबल तरीके से रिसाइकिल करें, उनमें से मटेरियल्स को रिकवर करें, और वो मटेरियल जैसे अभी आपने कहा उनको इस्तेमाल करें दोबारा बैटरीज बनाने के लिए। ये एक अच्छा काफ़ी आपने जैसे बताया, ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिक कार्स में जो सबसे बड़ा जो बंदों को डर भी लगता है उससे ये भी होता है कि बैटरीज जो है अगर आफ्टर सर्टेन टाइम उनकी जो है एक लाइफ टाइम है बैटरीज की, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो कार भी वैल्यू जो है उसकी भी नहीं रहती, और वो बैटरीज को चेंज करना और उसको रिप्लेस करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर वो ये हो कि कार वाले भी जो जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं, तो उसमें अगर वो भी इस तरीके से करें कि वो एटलीस्ट उसको रिन्यू करके उनको जो भी कॉस्ट है उसको मिनिमम कॉस्ट पर उसको दे दें, तो उससे भी एक आई थिंक इम्प्रूवमेंट आएगी, कार्स बंदे जो है ईवी ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और कुछ कार कंपनीज ऑलरेडी हैं ऐसी टुडे जो ये पैकेज आपको ऑफर करती हैं कि आप कार खरीदते हैं उनसे, लेकिन उस कीमत में बैटरी शामिल नहीं होती, बल्कि बैटरी आप सिर्फ रेंट कर रहे होते हैं। So सही। you don't buy the battery, you buy only the car without the batteries. एक ये हाँ। फ्रांसीसी कंपनी है रिनो, उनका ये पैकेज है, अगर आप उनकी गाड़ी खरीदें यू कैन ओनली बाय द कार नॉट द बैटरी। और चाइनीज कंपनी है नियो, ये दोनों इस वक्त ऑलरेडी ये पैकेज दे रही हैं कि आप सिर्फ कार खरीदें, आप बैटरी के पैसे ना दें, बैटरी आप सिर्फ रेंट कर रहे हैं और पर मंथ उसको रेंट करने के पैसे देते रहे, ताकि आपको यह डर ना हो कि बैटरी खराब होगी तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, सही जबरदस्त। मैं इंटरेस्टिंग इधर बिजनेस मॉडल। एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब के, जिसे कहते हैं कि आपका वो कलेक्टिव, वो जिसे कहते हैं कलेक्टिव मैकेनिज्म क्या है जब वो बैटरीज आप उनसे वापस लेते हैं, उसके बारे में हमें कुछ आगे बताइएगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि यूरोप के अलावा कौन से ममालिक इस चीज़ के ऊपर यानी कि सीरियसली काम कर रहे हैं, जैसे आप मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे बैटरीज, तो वो कौन से ममालिक हैं खासतौर पर एशिया में जो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं? पहला हिस्सा आपके सवाल का कलेक्शन, बैटरी कलेक्ट करने के कई डिफरेंट तरीके हैं। कुछ तो बैटरीज जो रिसाइकलर जैसे हमारे पास आती हैं जो कि अंडर वारंटी होती हैं, जिनको हम समटाइम रिकॉल भी कहते हैं, कि आपने एक इलेक्ट्रिक कार खरीदी, अभी वो अंडर वारंटी है और उसकी बैटरी में कोई फॉल्ट आ गया, तो आप अपने मैन्युफैक्चरर्स को या इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, वो आपकी कार की बैटरी को चेंज कर देंगे। इन दैट केस हम जो रिसाइकलर जो बैटरी हासिल करते हैं वो या तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलती है या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरर से मिलती है। मसलन आपने टेस्ला खरीदी है, आपकी अंडर वारंटी बैटरी ख़राब हो गई है, बैटरी जो है वो टेस्ला के पास जाएगी और टेस्ला एक रिसाइकलर को हमें दे देगा। तो ये तो होती है
जैसे बैटरीज को हासिल किया जाता है अंडर वारंटी कार से, और दूसरा होती है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में हम कहते हैं एंड ऑफ लाइफ बैटरीज, कि जब आपने 10 या 15 साल गाड़ी को चला लिया, गाड़ी का या बैटरी का वो एंड ऑफ लाइफ आ गया, तो उस वक्त नॉर्मली जो गाड़ियां जाती हैं वो स्क्रैप यार्ड्स में जाती हैं, और उन स्क्रैप यार्ड से फिर रिसाइकलर्स वो बैटरीज कलेक्ट करते हैं। सो ये दो तरीके हैं डिफरेंट के, एंड ऑफ लाइफ बैटरीज को आप स्क्रैप यार्ड से लेते हैं, या फिर जो अंडर वारंटी बैटरीज को आप मैन्युफैक्चरर से या इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि यूरोप के अलावा कहाँ पे ज्यादा सीरियस काम हो रहा है, असल में जो सबसे ज्यादा सीरियस काम बैटरीज पे और इलेक्ट्रिक कार्स पे हो रहा है पूरी दुनिया में, वो चाइना में है। China is absolutely leading both batteries and electric car industry. और हमारे लिए डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज के लिए वन मोटिवेशन इज टू हैव द लोकल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एंड बैटरीज। तो हम जो बैटरीज बनाएंगे इलेक्ट्रिक कार्स, जिन कार्स में वो बैटरी जाएंगी, वो टू स्टार्ट विद दे विल बी ओनली फॉर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ओवरऑल जो वर्ल्ड लीडिंग है बैटरीज में और इलेक्ट्रिक कार्स में वो चाइना है। think more than 90% of batteries जो कि electric cars में हैं today, they are today produced in China actually. Okay. सही। ठीक, तो जबरदस्त। जैसे अब हम बात कर रहे थे तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जैसे नॉश हाइड्रो अब जिस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह से आप समझते हैं कि जो कंपनीज हैं इस तरह से रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करके जो है जो नीड्स हैं हम कह रहे थे किसी भी कंट्री की या स्पेसिफिक उस वर्ल्ड की पूरी कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू एनी यूजिंग कार्बन एनर्जी। जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें साथ में स्टोरेज टेक्नोलॉजी चाहिए होंगी, क्योंकि जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि रीजनेबल एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ इट, लेकिन हम वो डिपेंडेंट होती है टाइम डिपेंडेंट और क्लाइमेट कंडीशन डिपेंडेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल लें पाकिस्तान की, जहाँ पे जो कि गर्म का मुल्क है, जहाँ पे सूरज चमकता है काफ़ी घंटे दिन में, तो दिन के वक्त हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा। सो इफ़ वी वांट टू लिव ओनली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, तो जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हमें स्टोर करना होगा कहीं पे, और रात के वक्त फॉर एग्जांपल हम वो स्टोर्ड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। और ये सेम अप्लाई होता है विंड पावर पे भी, कि समटाइम्स दे आर पीरियड्स ऑफ लो विंड, ये कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं, बाज़ औक़ात कुछ महीने भी होते हैं कि जब विंड बहुत लो होती है और आप विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब हाई विंड टाइम होता है आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है और उनको स्टोर करना होता है कहीं पे। और हाइड्रो पावर में भी ऐसे ही है। हाइड्रो पावर में जो एक डैम होता है या झील होती है, एक किस्म की वो बैटरी होती है। जब बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी का फ्लो ज़्यादा है, आप पानी को स्टोर कर लें डैम में, एक झील में, और जब बारिश नहीं हो रही, पानी का फ्लो कम है, तो आप झील से पानी लें और हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करें। तो आपको, अगर आपके पास एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं एफिशिएंट और चीप, तो कोई भी मुल्क और सोसाइटी रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड कर सकते हैं 100%। सही। तो ये जैसे ठीक है, जैसे मैं उनको समझ सकता हूँ कि जहाँ पर ऐसे है जहाँ पर सूरज जो है वो वाफिर मकदार में है, जैसे हम पाकिस्तान जाते हैं या इटली जाते हैं या ऐसे कंट्रीज जहाँ पर मोस्टली सन होता है, तो वहाँ पर तो सोलर जो एनर्जी है वो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जैसे हम नॉर्वे में हैं या स्वीडन में हैं जहाँ पर विंटर में तो सन जो ड्यूरेशन है, सनलाइट की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाती है, तो क्या वहाँ पर भी जैसे अच्छा मैं एक घर लूँ या वो लूँ तो वो सस्टेनेबल है, मैं विदाउट गोइंग टू एनी ग्रिड, कि मैं जो है वो वहाँ पर जाए बगैर अपनी एनर्जी की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकता हूँ? आप स्वीडन में ये बहुत मुश्किल है एज ए इंडिविजुअल पर्सन और एक घर के तौर पे। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक समर हाउस है छोटा सा दादरना में, जहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि टू लिव कंप्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज, जहाँ पे मेरे पास सोलर पावर है, एक छोटी सी विंड टरबाइन है और एक हाइड्रो टरबाइन भी है, क्योंकि हमारा जो समर हाउस है वो एक दरिया के साथ है। लेकिन सर्दियों में जब आप -20 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये सब कुछ इनफ नहीं है घर को गर्म करने के लिए।
तो उस वक्त हम लकड़ियां जलाते हैं, वी हैव ए वुड बर्नर। तो आप लकड़ियां जला के चला सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये समर हाउस है जहाँ पे हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाते हैं। चाहते लेकिन हैं मैं ये कहूँगा कि स्वीडन जैसी कंट्री में आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते टुडे, आज के दिन में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे, लेकिन एज अ सोसाइटी आप कर सकते हैं, क्योंकि एज अ सही सोसाइटी आपके पास हाइड्रो पावर है, आपके पास विंड पावर है। तो इवन इन a country like Sweden, Denmark or Norway, we can rely completely on renewable energy as a society. सही But I believe कि even in future, in a country like Sweden, जब energy storage technologies ज़्यादा efficient और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, तब हम as a individual भी इस पे rely कर सकेंगे। For example, during summer, you produce lots of energy and store it, and during winters, during cold and dark days, you can use it. लेकिन today ये difficult है as a person, individual person or household. सही जो ठीक सोलर जबरदस्त। सेल्स हैं जो सोलर सेल्स हैं वो कितने एफिशिएंट है, मतलब कि जैसे अगर जैसे सन की एनर्जी आ रही है तो वो कितनी परसेंट उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी में, हाउ एफिशिएंट दे आर? द राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तकरीबन मैं ये कहूँगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं 60 to 70% एफिशिएंसी आ गई है, क्लोज टू दिस ओह आई थॉट इट्स अराउंड। 20%। नहीं, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, काफी इम्प्रूवमेंट होगी, दैट्स काफ़ी गुड। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो 60 to 70% के करीब पहुंच रही है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट 100% एफिशिएंसी। We lose a big part of it, but that is why it's important that we charge them using renewable energy, जो कि सस्ती और सस्टेनेबल हो। ठीक, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लिथियम और कोबाल्ट जैसे मवाद की सोर्सिंग और रिसाइकलिंग के बारे में क्या इकदाम कर रहे हैं? नॉर्थ हाइड्रो नॉर्थ हाइड्रो में एज हमारी कंपनी में, मैं आपको एक लिथियम की एग्जांपल देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट लिथियम का है। जर्मनी में एक प्रोजेक्ट है, फ्रांस में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लिथियम प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड जियोथर्मल ब्राइन्स। ये जियोथर्मल ब्राइन्स क्या होती हैं? ये ज़मीन के अंदर गर्म और नमकीन पानी होता है। सो ज़मीन के अंदर से हम इस गर्म और नमकीन पानी को निकालते हैं। इस पानी का जो दर्जा हरारत जब हम इसे बाहर निकालते हैं तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे पहले हम इस गर्म पानी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट या इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद उसका दर्जा हरारत कुछ कम हो जाता है, तकरीबन 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। फिर हम उसमें से लिथियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम उस लिथियम को प्रोसेस करते हैं और उसको बैटरी ग्रेड लिथियम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो लिथियम बैटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन फर्स्ट अटेम्प्ट्स हैं यूरोप में टू प्रोड्यूस लिथियम लोकली इन यूरोप, क्योंकि अभी जब आपकी बैटरी जो आपके इलेक्ट्रिक कार्स में होंगी उसमें जो लिथियम है वो फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका से वो माइन होता है, उसके बाद उसको चाइना ले जाया जाता है उसको प्रोसेस करने के लिए, फिर उसमें बैटरीज बनाई जाती हैं, बैटरीज कारों में आती हैं, फिर यूरोप आती हैं और उसको हम ड्राइव करते हैं। सो इन माय व्यू ये जो ट्रेडिशनल वैल्यू चेन है लिथियम की, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, महंगी है और सस्टेनेबल नहीं है, जिसमें आप साउथ अमेरिका में माइन करते हैं, चाइना में प्रोसेस करते हैं, फिर बैटरीज यूरोप आती हैं, फिर उनको ड्राइव करते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लिथियम प्रोड्यूस करें लोकली यूरोप में जो सस्टेनेबल हो और सस्ता हो। तो उसके लिए हम एक कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी को ट्राई कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन, जो कि लिथियम को एक्सट्रैक्ट करती है नमकीन गर्म पानी से, जो कि हम यूरोप में ही अवेलेबल है, हमें उसे साउथ अमेरिका से लाना नहीं पड़ता। अच्छा, सही। जबरदस्त। तो अभी जैसे हम बैटरी टेक्नोलॉजीज पर बात कर रहे थे, बैटरीज जो टेक्नोलॉजी इसमें बोटल नेक्स भी बहुत ज़्यादा है। जो एक अगर जब बंदा लेट्स से इलेक्ट्रिक कार चला रहा है उसको सबसे बड़ी एंजाइटी ये होती है कि ये गाड़ी की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, फिर चार्जिंग कैसे होगी। तो जो नॉर्थ हाइड्रो है वो इस तरह के जो बैटरी के बोटल नेक्स हैं, जो कुछ इश्यूज है, चार्जिंग हो गया या चार्जिंग हो गया या उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, उस पर कैसे कर रही है, उस पर क्या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं बोटल नेक्स को ओवरकम करने के लिए? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम इस पे काम।
एक तो हम कोशिश करते हैं कि सेफ बैटरीज बनाई जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा बॉटलनेक जो बैटरीज का है, जो एंजाइटी है, वो अबाउट सेफ्टी कि बैटरीज कैन गेट फायर। तो हमारे जो बैटरीज प्रोजेक्ट्स हैं, हम उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं कि बैटरीज को सेफ बनाया जाए एज मच एज पॉसिबल। और जो दूसरी एंजाइटीज है या जो बॉटलनेक भी उसे कह सकते हैं बैटरीज की, वो रेंज के बारे में कहते हैं कि आजकल जो टिपिकल कार अगर आप आज खरीदें इलेक्ट्रिक कार, वो उसकी रेंज होगी अबाउट 450 to 500 किलोमीटर एवरेज। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक कार को ड्राइव कर रहा हूँ हाईवे पे, अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए क्या उसको कैसे टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा एक बैटरी का प्रोजेक्ट है, इससे कमर्शियल प्रोजेक्ट इन नेदरलैंड्स क्लोज टू एम्स्टर्डम, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बैटरीज बनाई जाएं यूजिंग सिलिकॉन। जो ट्रेडिशनल बैटरीज हैं उनमें ग्रेफाइट यूज होती है, लेकिन अगर ग्रेफाइट को हम तब्दील कर दें सिलिकॉन से, तो उसकी बैटरी की रेंज बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो सिलिकॉन है वो ज़्यादा लिथियम स्टोर कर सकती है, और अगर बैटरीज में सिलिकॉन यूज होगा ग्रेफाइट के बजाय, तो वो उसमें ज़्यादा रेंज होगी उस बैटरी में। Today from 450 we can take it to almost close to 700 or more। तो एक तो हम ये काम कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया है जिसमें हम ग्रेफाइट को तब्दील करेंगे बैटरीज में सिलिकॉन से, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट, तो तब फिर हमारी बैटरीज होंगी सिलिकॉन बेस्ड होंगी और उनकी रेंज जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा जो हम काम कर रहे हैं और बैटरी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, वो ये किया जा रहा है कि चार्जिंग को तेज किया जाए। सो कॉल्ड इसको कहते हैं फास्ट चार्जिंग बैटरीज, क्योंकि तब अगर रेंज अगर लिमिटेड भी हो 400 किलोमीटर, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हम 5 से 10 मिनट में उसको रिचार्ज कर सकते हैं, तो फिर ये रेंज एंजाइटी को भी खत्म किया जा सकता है। तो एक तो हम रेंज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बैटरी को चार्ज जो है वो ज़्यादा कम टाइम में चार्ज किया जा सके। मैं इधर पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब के अपना इसमें कितना वक्त लग सकता है कि बंदा एंजाइटी फ्री यानी कि अपना गाड़ियां चलाए, कि भाई चार्जिंग का मसला नहीं है, इसमें कितने साल आज से लग सकते हैं एक अंदाजे के मुताबिक? ये बहुत जल्दी हो सकता है मेरे ख्याल में, और ये हो भी रहा है काफ़ी विद इन लास्ट 2 to 3 ईयर। जो एंजाइटी है ये काफ़ी कम हो गई है। आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स आज से जो 2-3 साल पहले थी, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो गई हैं आज इलेक्ट्रिक कार्स। और उसकी एक बड़ी स्पेशल वजह मैं आपको बताता हूँ कि रेंज एंजाइटी जो है ये 2 वजह से है। एक तो बैटरी की वजह से है कि बैटरी में लिमिटेड एनर्जी है, लेकिन रेंज एंजाइटी की दूसरी वजह है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि लोगों को ये भी दिल में एक डर और शक होता है कि हमें चार्जर कहाँ मिलेगा। और आज से 2-3 साल पहले ऐसे ही था कि ज़्यादा जो रोड्स पे थे बहुत ज़्यादा चार्जर्स नहीं थे। अगर आपने 2-3 साल पहले अखबार में आपको याद होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द स्की सीजन इन विंटर, ये खबरें आती थी कि लोग इलेक्ट्रिक कार पे स्की करने गए नॉर्थ में और रास्ते में उनकी बैटरी ख़त्म हो गई। चार्जर जो थे, जो थोड़े से चार्जर्स थे, उन पे लंबी लाइनें लगी हुई थी, सारा दिन वो चार्ज करने के लिए चार्जर की लाइन में लगे रहे। लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इवन स्टॉकहोम में भी जाएं अराउंड, द नंबर ऑफ चार्जर्स ऑन द रोड्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है इलेक्ट्रिक कार अडॉप्शन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि वन थिंग इज इलेक्ट्रिक कार और द बैटरीज इनसाइड द कार्स, बट इक्वली इम्पोर्टेंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और लोगों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होनी चाहिए। Actually, now this is done by law as well. On the European level, even in the Swedish law, there is a law that the municipality और the commune जो है उसका ये फर्ज है बाय लॉ कि वो हर रेजिडेंट को, हर सिटीजन को up to a certain distance where they live, there must be a charger. This is what is driving the development of charging infrastructure, और लोगों की एंजाइटी कम हो रही है। और ये 2-3 साल में पिछले ये बहुत चेंज हो गया। आप देखेंगे नाउ आपको चार्जर हर तरफ नजर आते हैं। इसी पर बैटरीज पर एक सवाल करते हैं कि ये जो जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें
चार्जिंग जैसे कहते हैं कि 20 to 80% इन 30 minutes और वॉट एवर इन 40 minutes, ये क्यों कहते हैं? Why they don't say 100%? And why they don't say from 0 to 100%? क्योंकि बैटरी की हेल्थ के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि बैटरी के जो चार्जिंग है आपको 20 to 80% रखें। आप बिलो 20% ना जाएं और अबव 80% ना जाएं। आप जा सकते हैं, इसका फौरी तौर पे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म जो बैटरी की जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। सही। So, इसके रिकमेंड ये किया जाता है कि जब आप किसी लॉन्ग ट्रैवल पे या लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे जा रहे हैं, सिर्फ तभी आप इसको 100% चार्ज करें, अदरवाइज आप इसको मैक्सिमम 80% पे रखें। और आपको पता है कि 95% ऑफ आवर ड्राइव्स आर वेरी शॉर्ट विद इन सिटी, 40, 50, 60 kilometers, and that is why it is no problem of mostly keeping your battery charged between 20 and 80%. सिर्फ जब आपको सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है तभी आप इसको 80% से ज़्यादा चार्ज करते हैं। और मैं भी यही करता हूँ, मेरी अपनी इलेक्ट्रिक कार ओनली जब हम दादरना जाते हैं अपने समर हाउस पे तब हम उसको 80% से ज़्यादा चार्ज करते हैं, उसके अलावा कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप अपने 80% इज मोर देन एनफ। ओके, सही। जबरदस्त। अब हम पॉडकास्ट के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जैसे आपने अभी हमें काफ़ी उसमें सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल जो एनर्जीज हैं उसके बारे में बताया। हम देखते हैं कि जैसे ये जो है वो जैसे अब्दुल्ला ने भी बात की कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इन पर बहुत काम हो रहा है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आई थिंक एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? जो भी एनर्जी पर, रिसोर्सेज पर जिसका होगा, जितना ज़्यादा वो उसको प्रोड्यूस करेंगे, वो उसको जो है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर क्यों नहीं देखते कि इस तरह की स्टार्टअप्स वगैरह जो आएँ, जो कि इस तरह की जो है वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएँ और वहाँ पर एनर्जी का प्रॉब्लम भी है एंड देयर इज़ अ डिमांड, तो आप क्या देखते हैं कि वो क्यों नहीं इस तरफ जा रहे? और मैं इसमें थोड़ा इसमें ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये फुली ऑपरेशनल हो जाए तो उसमें कितने साल लगेंगे पाकिस्तान में खासतौर पे? आपके सवाल का पहला बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का पहला हिस्सा तो ये कि ज़्यादातर ये डेवलप कंट्रीज में हो रहा है। डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत काम हो रहा है। मे बी अंडर डेवलप कंट्रीज में अभी नहीं इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत काम हो रहा है बैटरीज पे इलेक्ट्रिफिकेशन में, और इंडोनेशिया में बहुत काम हो रहा है। सो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत काम हो रहा है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में इंडिया विल हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरीज एंड ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो डेवलपिंग कंट्रीज में भी, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी काम हो रहा है इस पे। और दूसरा पाकिस्तान में, आई थिंक पाकिस्तान जो है काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्रीज है, यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ सड़कों पे है, और जो कंबशन इंजन बेस्ड गाड़ियाँ, उनकी वजह से प्रॉब्लम भी काफ़ी है। आपने रिसेंट टाइम्स में सुना होगा स्मोक इन डिफरेंट सिटीज इन पंजाब। बिल्कुल, हाँ। तो उसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान में स्कोप तो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, और होगा ये तभी जब इसकी पॉलिसी सपोर्ट होगी, पॉलिसी बेस्ड सपोर्ट होगी और कंट्री में स्टेबिलिटी होगी। पॉलिसी होगी, पॉलिसी बेस्ड सपोर्ट होगी और स्टेबिलिटी होगी कंट्री में, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसीज जो हैं इसको सपोर्ट करेंगे, तभी होगा। कितने अरसे में होगा मैं ये नहीं कह सकता। पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील होती रहती है। अभी काफ़ी स्टेबल सिचुएशन लग रही है। अगर ये जारी रहती है करंट स्टेबल सिचुएशन और द पॉलिसीज जारी रहती हैं तो मे बी अगले कुछ 4 से 5 साल में कुछ काम शुरू हो जाए, लेकिन अगर सिचुएशन फिर तब्दील हो जाती है तो फिर मे बी ज़्यादा टाइम लग जाए। बट स्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसीज, यही इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे एक और ये जैसे सवाल है कि कभी आपको किसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप इसमें रिन्यूएबल उसमें काम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान का एक जो है वो इशू भी है, बहुत बड़ा इशू है जिसको हम कह सकते हैं, इस पर इमरजेंसी हो सकती है, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो कि यार
थोड़ा सा जैसे हमें हेल्प कर दो, हम कैसी पॉलिसीज बनाएं, क्योंकि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, कैसे हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री को कि वो इस चीज़ों में आए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसा कभी आपके साथ कोई हुआ है गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट लेवल पर कोई कांटेक्ट? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बट मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। जो क्लाइमेट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इवन जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में भी हैं, जो टेक्निकल सोल्यूशन इसका जो है वो उनको पता होगा, पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं इवन उनको भी। सो इट्स मोर अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, सो दैट इज व्हाट इज नीडेड एंड लैकिंग। सही। चलें अरशद भाई, थैंक्स आपका, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे देखने और सुनने वालों के लिए एक बहुत, और स्पेशली जो बंदे पाकिस्तान से देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जैसे काफ़ी मालूमाती पॉडकास्ट होगी, जिसमें आपने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी क्या है और उससे क्लाइमेट को क्या फ़ायदा है, और जो है ओवरऑल एनर्जी के प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान में उनको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें थैंक यू। और थैंक इंशाल्लाह यू। फिर अनदर टाइम मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ। विस्टी सिंधी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।